तो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रोब्स की यूनिट, और इस माइक्रोब्स की यूनिट से आपको 9 सवाल करीब करीब मिलते हैं। और ये बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, और इसको आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, इनमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बेटा आपको ये साइंटिस्ट याद करना पड़ेगा, एम एस स्वामीनाथन। इसके बारे में सब कुछ अच्छे से जानना पड़ेगा। इसके बाद बेटा ये जितनी भी डिजीज हैं, खास तौर से मलेरिया, अच्छे से देखना है। अच्छे से देखना है कहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, कौन कहाँ ब्लीडिंग होती है। आपको एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल, नेचुरल आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल, इनेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल, एलर्जी में एंटीबॉडी, ऑटो इम्यूनिटी, प्राइमरी लिम्फोइड, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और बेटा जितना ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इतना केवल अकेले इंपॉर्टेंट है ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। इसके बाद बच्चों 1 साल एड्स और 1 साल कैंसर से अल्टरनेट सवाल आता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड का रूल भी अच्छे से देखना, आपको सवाल मिल सकता है। इसके बाद बेटा कुछ चीजें समरी में दी हैं। समरी में बेटा दिया है एजुकेशन अबाउट देयर हार्मफुल इफेक्ट, काउंसलिंग एंड सीकिंग इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प वुड टोटली रिलीव द इंडिविजुअल फ्रॉम दीज इविल्स। मतलब ड्रग का एडिक्शन दूर हो सकता है। तो प्रतिभा मैम आपको ये पूरा क्विक रिवीजन के जो पॉइंट्स है वो कराने जा रही हैं। खूब ध्यान से सुन लीजिए, 2x पे लगा के इसको फटाफट देख लीजिए, और आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसी साथ बच्चों इस यूनिट में माइक्रोब्स भी है, और माइक्रोब्स में आपको सीधा सीधा सवाल मिलेगा, जैसे चीज के लिए क्या है, अल्कोहल के लिए क्या है, एंटीबायोटिक किसे निकालते हैं। इसके बाद ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में लिग्निन डिकम्पोज नहीं होता, यहाँ से सवाल है। ये बेटा बहुत अच्छे से देखिएगा, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, बैक्यूलो वायरस पे सवाल मिलेगा। और जो लास्ट पेज है इसमें माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे आपको सवाल मिलेगा। तो चलिए प्रतिभा मैम इस यूनिट को स्टार्ट करने जा रही है। चलिए बच्चों, ह्यूमन हेल्थ डिजीज का हम लोग पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। यानी कि हेल्दी होने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपको शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ की बेटा डेफिनेशन दी है कि हेल्थ होने का मतलब होता है हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग। यानी कि और हेल्थ हमारा जो होता है ये फैक्टर होता है बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल्स इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर। दूसरा पॉइंट कहता है कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली इफेक्टेड, कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम, वी हैव डिजीज। यानी कि जब हमारे एक या एक से ज्यादा ऑर्गन एडवर्सली इफेक्टेड होते हैं और कोई साइन और सिम्टम हमें दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें डिजीज है। डिजीज को आप ब्रॉडली दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। वो डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं, उन डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड और एड्स हो जाता है। दूसरी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में जो कैंसर है बेटा, ये मेजर कॉज ऑफ डेथ होता है अमॉन्ग द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं, और मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और देम। Pathogen have to adapt to life within the environment of the host of surviving in the stomach at low pH and resisting various digestive enzymes। यानी कि वो पैथोजेंस जो हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, उनको हमारी बॉडी के अंदर रहना सीखना पड़ता है, जैसे कि स्टमक में लो पीएच है या दूसरे अदर वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के खिलाफ रेजिस्टेंस को क्रिएट करना हो। टाइफाइड, अगर टाइफाइड की बात की जाए बेटा, तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। इंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। सिम्टम क्या होते हैं इस बीमारी के? सस्टेन्ड हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी का रहता है। वीकनेस होता है, स्टमक पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का कम हो जाना, इंटेस्टिनल परफोरेशन और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर को आप कंफर्म करते हैं वाइदाविडाल टेस्ट। बात करते हैं निमोनिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इस इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, इस डिजीज को कॉज करते हैं, जिसका नाम है निमोनिया। और ये हमारे लंग्स की एल्वलाई को इफेक्ट करते हैं। एल्वलाई जो होती है ये बेटा, ये फ्लूइड से फिल्ड हो जाती है, लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रिस्पायरेशन। जैसे रिस्पायरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। सिम्टम क्या है इस बीमारी के? फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। सीवियर केसेस में लिप्स एंड फिंगर नेल्स जो होते हैं ये ग्रे टू ब्लूइश कलर के टर्न हो जाते हैं। हेल्दी पर्सन जो होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन आ जाता है बाई इनहेलिंग द ड्रॉपलेट या एरोसोल रिलीज्ड बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन और शेयरिंग ग्लासेस या बर्तन अटेंसिल शेयर करने से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ।
बात कर लेते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। राइनो वायरस रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉजेज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड नोज को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। सिम्टम क्या होते हैं इस बीमारी के? नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक विच यूजली लास्ट फॉर 3 से 7 दिन तक चलता है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बेटा ये फैल सकता है। बात कर लेते हैं दूसरी बीमारी के बारे में जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया कॉज बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। तीन बेटा इसकी वैरायटी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया और फेल्सीफेरम। इसमें से फेल्सीफेरम जिससे होता है, फेल्सीफेरम जो कॉज करता है वो सबसे ज्यादा सीरियस होता है और फेटल हो जाता है। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर करता है एज ए स्पोरोजोइड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और उसके साथ ही बेटा जब ये हमारे आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं और आरबीसी को रप्चर करके बाहर निकलते हैं, तो आरबीसी के रप्चर होते समय एक केमिकल निकलता है, टॉक्सिक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। और यही हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्स और फीवर के लिए, जो कि रेकर करता है इन एवरी 3 to 4 days। पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द मॉस्किटो बॉडी टू फॉर्म स्पोरोजोइड जो इसकी सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। मलेरियल पैरासाइट को 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन होस्ट और मॉस्किटो होस्ट, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। और इसकी जो वेक्टर होती है ये होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट मॉस्किटो के गट में होता है। सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। चलिए आइए नई बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा डिसऑर्डर है हमारे पास अमीबियोसिस, दैट इज अमीबिक डिसेंट्री, कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। नाम है एंटाबीबा हिस्टोलिटिका विच इज फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, जो कि ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। सिम्टम क्या है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। हाउस फ्लाइज की मैकेनिकल कैरियर तरीके से काम करती है और पैरासाइट्स के एंड ट्रांसमिट द पैरासाइट ऑफ द फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। स्कैरियोसिस की बात कर ले बेटा। स्कैरियोसिस कॉज्ड बाय इंटेस्टिनल पैरासाइट दैट इज एस्caris। सिम्टम क्या है इसके? इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन रहता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है और इंटेस्टिनल पैसेज में बेटा ब्लॉकेज आ जाते हैं। Eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person, जो कि सॉइल वाटर और प्लांट को कॉन्टामिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। Bacteria bronchiopty and Bacteria malai. The filarial worm causes a slowly developing chronic inflammation of the organ जिसमें ये रहते हैं, जैसे कि lymphatic vessels of the lower limb। ये पैथोजन ट्रांसमिट होते हैं दूसरे हेल्दी पर्सन में बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। रिंगवर्म इन्फेक्शन के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। बहुत सारे फंजाई, मैनी फंजाई जो कि जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन से बिलोंग करते हैं, ये रिंगवर्म को कॉज करते हैं। सिम्टम क्या है इस बीमारी के? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन और ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे कि स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। हीट और मॉइस्चर ये इन फंजाई को ग्रो करने में मदद करते हैं। हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें कोई बीमारी ना हो या हम बीमारी से दूर रह सकें? पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर वेस्ट ऑफ एक्सक्रीटा, पीरियडिक क्लीनिंग करनी चाहिए, डिसइंफेक्शन का यूज करना चाहिए, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर को प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना चाहिए, पूल्स को, सेसपूल को, टैंक्स को। और इन सारे मेजर्स का यूज करके हम इन्फेक्शियस बीमारी से बच सकते हैं। वो बीमारी जो कि बेटा हमारी कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से फैलती है, जैसे कि टाइफाइड, अमीबियोसिस और एस्कैरियासिस। अगर हम ईयरबोर्न डिजीज के बारे में बात करें तो ईयरबोर्न डिजीज में ऊपर जो मेजर आपको बताए गए हैं, इन मेजर के साथ साथ हमें कुछ और मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कांटेक्ट ना बनाएं और उनकी बिलोंगिंग्स को भी अवॉइड करें। फिशेस जैसे कि गम्बूशिया ये पॉन्ड्स में डाली जाती है ताकि ये मॉस्किटो के लार्वा को खा सके। अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करें तो बेटा डेंगू एंड चिकनगुनिया जो होता है एडीज मॉस्किटोस के वेक्टर होते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए यानी कि डेंगू एंड चिकनगुनिया से बचने के लिए आप क्या करेंगे? दरवाजे खिड़कियों पे बेटा वायर मैश का यूज करेंगे। इम्यूनिटी की बात अगर की जाए तो इम्यूनिटी क्या है? हाउ डू यू डिफाइन इम्यूनिटी? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, इननेट एंड एक्वायर्ड। इननेट नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है जो कि बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है। एक्वायर्ड पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मेमोरी बेस्ड होती है। अगर इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो हमारी बॉडी में 4 प्रकार के बैरियर होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल बैरियर के बारे में। हमारी बॉडी में जो स्किन होता है ये मेन बैरियर होता है जो कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने का काम करता है। दूसरा पॉइंट है जो म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, जीआई ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग इन आवर बॉडी। फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम द आईज, ये सारे माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। सेलुलर बैरियर के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट डब्ल्यूबीसी,
पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल जिनको बोलते हैं, एंड मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर टाइप की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ब्लड में, उसके साथ साथ मैक्रोफेजेस टिश्यू में ये फेगोसाइटोसिस करती हैं और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। साइटोकाइनिन बैरियर की बात कर लेते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स कुछ प्रोटीन्स निकालती है जिनका नाम है इंटरफ्रॉन्स, और ये इंटरफ्रॉन्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाने का काम करती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। पैथोजन स्पेसिफिक है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। जब हमारी बेटा बॉडी पहली बार पैथोजन से इनकाउंटर करती है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। अगर वही पैथोजन हमारे बॉडी में दोबारा एंटर करता है तो दूसरा रिस्पॉन्स आता है, दैट इज हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स हमारा एनामोनिस्टिक रिस्पॉन्स होता है। Primary and secondary immune response are carried out with the help of two special lymphocyte, B और T lymphocyte. V lymphocyte एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है और T lymphocyte V lymphocyte की मदद करता है। अगर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन्स होती हैं। H2L2 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती हैं वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल होती हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को गवर्न करती हैं। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस इज रिस्पांसिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। टी लिम्फोसाइड टी लिम्फोसाइट सीएमआई यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को गवर्न करता है और ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए भी रिस्पांसिबल होता है। When host is exposed to antigen, living or dead microbe, antibody produced in host, this type of immunity is called as active immunity. और जब हम पेशेंट को रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं तो ऐसी इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम जो कि मदर बेटा इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन में बच्चे को पिलाती है, उसमें एंटीबॉडी आईजीए प्रेजेंट होती है और फीटस उसके साथ साथ प्लेसेंटा के थ्रू भी कुछ एंटीबॉडीज को लेता है। अगर इम्यूनाइजेशन के प्रिंसिपल की बात करें या वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल की बात करें तो ये बेस्ड होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे कि वैक्सीनेशन में क्या करते हैं हम सबसे पहले, तो वैक्सीनेशन करते समय इन वैक्सीनेशन प्रेपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। एंटीबॉडी बनती है ऐसे एंटीजन के खिलाफ। द एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन न्यूट्रलाइजेस पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। इन केस ऑफ टिटनेस या स्नेक बाइट क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, इसलिए हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी देते हैं और इस प्रकार की इम्यूनाइजेशन को हम पैसिव इम्यूनाइजेशन का नाम देते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने काफी सारी पॉलीपेप्टाइड्स और एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स का प्रोडक्शन किया, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। जैसे कि हमने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई है ईस्ट से। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी क्या होती है? एलर्जी हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पांस का एक्साजरेटेड रिस्पांस होता है। कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पे रिस्पांसिबल होती है, कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है? आईजीई टाइप की एंटीबॉडी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। कॉमन एलर्जन के बारे में बात करें तो जैसे कि माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर, ये सारे हमारे एलर्जन की तरीके से काम करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम क्या होते हैं? स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारे हमारे एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम है। एलर्जी क्यों होती है? एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल जैसे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो कि मास्ट सेल से निकलते हैं। ड्रग्स टू रिड्यूस सिम्टम ऑफ एलर्जी, कौन से ड्रग्स है जो कि एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस करते हैं? एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड। More children in metro cities of India suffer from allergy and asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of the protected environment provided in early life. Memory based acquired immunity evolved in higher body weight based and ability to differentiate foreign organism from self cell. कभी कभी हमारी बॉडी जेनेटिक डिसऑर्डर या अदर किसी अननोन रीजन की वजह से सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, और इसी का एक एग्जांपल है रीमेटॉइड आर्थराइटिस। दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी, और इस ऐसी डिजीज को हम ऑटो इम्यून डिजीज का नाम देते हैं। अगर इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो इसमें लिम्फोइड ऑर्गन आते हैं, टिश्यू आते हैं, सेल्स आते हैं और सॉल्वेबल मॉलिक्यूल्स आते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज। लिम्फोइड ऑर्गन की अगर बात की जाए तो ये वो ऑर्गन है जहां पे ओरिजिन, मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस आता है, जहां पे वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की अगर बात की जाए, स्प्लीन, लिम्फ नोड, tonsils, Peyer's patches of small intestine and appendix, which then proliferate to become effector cell. वोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है जहां पे सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स को पैदा किया जाता है। थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है नियर द हार्ट एंड बीनीथ द व्रिस्ट बोन।
When both bone marrow and thymus provide a micro environment for development and maturation of T lymphocyte. Spleen एक large bean shape का organ है. Spleen mainly contains lymphocyte and phagocytes और ये फिल्टर के तरीके से काम करता है of blood by trapping blood-borne microorganism. Spleen large reservoir होता है erythrocytes का. Antigen trap in lymph node are responsible for activation of lymphocyte present there and cause the immune response. अगर बेटा माल्ट के बारे में बात की जाए, mucosa associated lymphoid tissue, it constitutes about 50% of the lymphoid tissue, not organ, lymphoid tissue of the human body. एड्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा. फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. इट इज नॉट अ कॉन्जेनिटल डिजीज. इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया 1981. एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि एचआईवी वायरस से होता है, जो कि एक मेंबर है ग्रुप का जिसका नाम है रेट्रोवायरस. देयर इज ऑलवेज अ टाइमलाइन बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, और ये पीरियड वेरी कर सकता है, 5 से 10 साल तक का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है. After getting into the body of the person, the virus enter macrophages where RNA genome of virus replicate to form viral DNA with the help of reverse transcriptase. ये reverse transcriptase की मदद से वायरल आरएनए जो होता है ये पहले डीएनए बनाता है और ये फिर होस्ट के जीनोम से इनकॉर्पोरेट हो जाता है. मैक्रोफेजेस एचआईवी फैक्ट्री के तरीके से काम करती हैं. प्रोजेनी वायरस जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं ब्लड में और ये अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट को इफेक्ट करते हैं. एड्स के लिए बेटा हम लोग जिस टेस्ट का यूज करते हैं इसका नाम होता है एलिजा इम्यूनो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. अगर एड्स के बारे में बात की जाए बेटा तो उसका ट्रीटमेंट एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग से किया जाता है, लेकिन ये भी पार्शली इफेक्टेड होता है. नेको एंड एनजीओ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें हमारी एड्स से रिलेटेड है. चलिए आइए कैंसर के बारे में जरा देख लेते हैं. हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो होता है ये कंट्रोल और रेगुलेटेड होता है. कैंसर सेल्स जो होती हैं इनमें ये कंट्रोल और रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाती है. नॉर्मल सेल्स एक प्रॉपर्टी को शो करती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कैंसर सेल्स जो होती हैं ये लॉस्ट कर देती हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल्स जो होती हैं ये डिवाइड करती जाती हैं और मासेस ऑफ सेल्स को बना देती हैं जिनको हम ट्यूमर्स कहते हैं. ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, विनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर. वो ट्यूमर जो कि ओरिजिनल लोकेशन पे कन्फाइंड रहते हैं और दूसरी जगह पे नहीं फैलते हैं और थोड़ा बहुत डैमेज करते हैं, ज्यादा डैमेज नहीं करते हैं, उनको हम विनाइन ट्यूमर कहते हैं. जबकि मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली इन्वाइडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cell by competing for vital nutrient. Cells flow from such tumor reach distant site by blood where they get lodged in the body. They start a new tumor. जहां पे ये पहुंचते हैं वहां पे नया ट्यूमर बना देते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेटिस कहते हैं, जो कि मैलिग्नेंट की मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी कही जाती है. अगर हम कॉजेज ऑफ कैंसर की बात करें तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सारे हो सकते हैं और कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम कार्सिनोजन कहते हैं. आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरे और गामा रेस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज ये डीएनए को डैमेज कर देती हैं जिसकी वजह से नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. कैंसर कॉजिंग वायरसेस को हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं और जीन को कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन. बहुत सारे जीन कॉल्ड सेलर ऑन्कोजीन सी ऑन्क और प्रोटो ऑन्कोजीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल जो बेटा एक्टिवेट हो जाती है अंडर सर्टेन कंडीशन जो कि ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है सेल्स का. टेक्निक जैसे कि रेडियोग्राफी, एक्सरे का यूज, सीटी, एमआरआई आर वेरी यूजफुल डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन. सीटी का यूज करके, सीटी में बेटा एक्सरे का यूज करके हम 3D इमेज निकालते हैं इंटरनल ऑब्जेक्ट की. एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू. एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर. कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या क्या होती है? सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी. रेडियोथेरेपी में हम ट्यूमर सेल्स को इरेडिएट करते हैं लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू ताकि नॉर्मल टिश्यू डैमेज ना हो जो कि ट्यूमर मास को सराउंड कर रहे हैं. कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स. मोस्ट कैंसर जो ट्रीट किए जाते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशन से करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, नॉट इम्यून सिस्टम, एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम. बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जैसे कि इंटरफेरॉन which activate their immune system and help destroying the tumor. ऑपियोइड वो ड्रग होते हैं बेटा जो कि स्पेसिफिक ऑपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं जो हमारे सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं. हीरोइन को हम कॉमनली स्मैक कहते हैं और ये केमिकली डायस्टल मॉर्फिन कही जाती है. व्हाइट होती है, विटर होती है, क्रिस्टलाइन होती है और ये मॉर्फिन के एस्टाइलेशन से बनती है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपिवर सोमनीफेरम. हीरोइन एक
हीरोइन एक डिप्रेसेंट है और ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं और इसको लेने के तरीके होते हैं स्नॉटिंग और इंजेक्शन। कैनाबिनॉइड के बारे में बात करें तो एक ग्रुप ऑफ केमिकल है जो कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, जो कि इसके रिसेप्टर्स होते हैं प्रिंसिपली ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant Cannabis sativa. Flower का top, leaves, resins of cannabis plants used in various combination to produce marijuana, hashish, charas and ganja. Their effect on cardiovascular system of the body and taken by inhalation and oral ingestion. कोका एल्कलॉइड और कोकीन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको निकालते हैं प्लांट एराइथ्रोक्सिलम कोका से, जो कि नेटिव है साउथ अमेरिका के। ये हमारे डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफियर करता है। कोकीन को हम कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक कहते हैं। एक पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन शो करता है सीएनएस के पास में, प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया और इंक्रीज एनर्जी। इसकी एक्सेसिव डोसेज से हेलुसिनेशन होने लगता है। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज एट्रोपा बेलोडिना एंड दतूरा। ड्रग्स जैसे कि बारबिटरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स और अदर सिमिलर ड्रग्स जो होते हैं दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोप विद मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। मॉर्फिन एक बहुत इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर होता है और ये वो पेशेंट यूज करते हैं जो कि जिनको जो हु हैव अंडरगोन सर्जरी, जिनकी सर्जरी हुई है उनके लिए यूज किया जाता है। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस जैसे कि निकोटीन, जो कि एक एल्कलॉइड है। निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करने के लिए, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोकिंग करने की वजह से हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है। दिस रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को घटा देता है। दिस कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी। स्मोकिंग स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस एंड इंक्रीज हार्ट रेट। एडोलसेंस का मतलब बेटा होता है वो पीरियड जो कि 12 से 18 साल का होता है। एडोलसेंस वो पीरियड होता है during which a child become mature in term of his or her attitude and belief for the effective participation in the society. Adolescence bridge होता है between the childhood and adulthood. Most important thing which one fails to recognize is the inherent addictive nature of alcohol and drug. एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है कुछ इफेक्ट्स के लिए, जैसे कि यूफोरिया या टेम्परेरी फीलिंग जो होती है वेलबींग की। ये सारी चीजें बेटा ड्रग्स और अल्कोहल से एसोसिएट होती हैं। बार बार रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग करने की वजह से टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीज, हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स का टॉलरेंस लेवल होता है ये इंक्रीज हो जाता है। कंसिक्वेंटली द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल, इसीलिए जो रिसेप्टर्स होते हैं ये केवल हायर डोज ऑफ ड्रग पे रिस्पॉन्स करते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है ये ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में इंटेक करने लगता है और उसको एडिक्शन हो जाता है। विड्रॉल सिम्टम, इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, अगर अचानक से जो रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल यूज कर रहा है उसको हम डिसकंटिन्यू कर दें, अचानक से डिसकंटिन्यू कर दें, तो पर्सन जो होता है इसको एंजाइटी होती है, शकीनेस होती है, हाथ पैर कांपते हैं, नोजिया होती है और स्वेटिंग होती है। ये सारे विड्रॉल सिम्टम में बेटा आते हैं। डोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, जो ड्रग इंट्रावेनसली लेते हैं, आर मोर लाइकली टू रिक्वायर सीरियस इन्फेक्शन जैसे कि एड्स और हेपेटाइटिस बी। एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों इन्फेक्शन क्रोनिक इन्फेक्शन है जो कि अल्टीमेटली फेटल होते हैं एंड बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। अगर हम अल्कोहल की यूज की बात करें तो यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस में आल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम और लीवर को भी डैमेज कर देता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम एनाबोलिक स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, फीमेल्स में देखेंगे तो फीमेल में मैस्कुलाइन कैरेक्टर आ जाएगा, फीचर जैसे कि मेल्स जैसे फीचर्स आ जाएंगे, अग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा, मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, हेयर ग्रोथ एक्सेस हो जाएगी फेस पे, बॉडी पे, क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट हो जाएगा और वॉइस में डीपनिंग हो जाएगी। अगर मेल्स की बात करें कि मेल्स में एनाबोलिक स्टेरॉइड के क्या साइड इफेक्ट है, तो मेल्स में भी एक्ने हो जाते हैं, अग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, टेस्टिकल्स की साइज रिड्यूस हो जाती है, स्पर्म काउंट डिक्रीज कर जाता है, प्रीमेच्योर वाइल्डनेस आ जाते हैं और इनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। बताइए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात जानिए बेटा, माइक्रोब्स हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जहां जहां आप सोच सकते हैं, जहां जहां की आप जिस जिस जगह की आप कल्पना कर सकते हैं, वहां हर जगह माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि माइक्रोब्स वहां पे भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे कोई भी दूसरी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। माइक्रोब्स डाइवर्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ
बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट, वायरस, वायरस और आल्सो प्रियॉन्स। ये भी हमारे डाइवर्स होते हैं। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। लेकिन इन कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद नेकेड आईज, इन कॉलोनीज को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। बैक्टीरिया के शेप के बारे में अगर बात करें तो रॉड शेप के बैक्टीरिया का अगर हम मैग्निफिकेशन करके देखते हैं तो हम 1500x में इसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। सिमिलरली स्फेरिकल शेप को एनसीईआरटी ने मैग्नीफाई किया है 1500x में, रॉड शेप बैक्टीरिया को मैग्नीफाई किया है 50,000x में, और टीएमबी को सिमिलरली मैग्नीफाई किया है 1 लाख से 1,50,000x में। अगर मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस की बात करें बेटा तो ये लैब काम करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है। ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ बेटा लैब और क्या करता है, मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करता है और विटामिन बी ट्वेल्व की इफिशियंसी को इंक्रीज करने में काम में आता है। अगर हम अपने स्टमक की बात करें तो लैब बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। अगर डो की बात करें, डो कैसे बनता है, तो डो यूज फॉर मेकिंग फूड जैसे कि डोसा और इडली का जो डो बनता है ये बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनता है। जो डो की पफ ऑफ अपीयरेंस होता है बेटा ये क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है और फर्मेंटेशन के टाइम पे CO2 गैस निकलती है। अगर हम ट्रेडिशनल ड्रिंक के बारे में बात करें, फूड के बारे में बात करें तो ये भी फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। अगर हम बेटा बात करें ड्रिंक की तोड़ी के बारे में तो ये ट्रेडिशनल ड्रिंक तोड़ी जो है ये साउदर्न इंडिया में बनाई गई है, साउदर्न इंडिया में ज्यादातर यूज की जाती है और ये भी फर्मेंटेशन से बनती है, फर्मेंटेशन ऑफ सेप फ्रॉम द पा। माइक्रोब किस कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट टू मेक फूड। प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया की अगर बात की जाए बेटा तो लार्जेस्ट होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। स्विस चीज में जो लार्ज होल बनते हैं ये भी CO2 के प्रोडक्शन की वजह से बनते हैं। रॉकफोर्ड चीज को राइपन किया जाता है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई जो उसको एक पार्टिकुलर फ्लेवर देता है। सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी ईस्ट जिसको हम बेकर्स ईस्ट ब्रेड बनाता है, ब्रीवर्स ईस्ट क्योंकि बेटा ये हमारी ड्रिंक्स बनाता है, ईस्ट का नाम है ये ब्रेड, बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी और रम को बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर इंडस्ट्रियल स्केल की बात करें बेटा तो माइक्रोब हमारे रिक्वायर्ड होते हैं और माइक्रोब का यूज करके हम लार्ज वेसल्स में फर्मेंटर जिनको कहा जाता है उनमें हम बड़ी बड़ी चीजों को फैक्ट्री लेवल पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं डिफरेंट चीजों का। अगर अल्कोहलिक ड्रिंक की बात करें बेटा तो कुछ ड्रिंक्स होती हैं जो बनाई जाती हैं विद डिस्टिलेशन और कुछ कुछ बनाई जाती है विदाउट डिस्टिलेशन। अगर विद डिस्टिलेशन की बात करें तो विस्की, ब्रांडी और रम आ जाएगी। विदाउट डिस्टिलेशन की बात करें बेटा तो वाइन और बियर आ जाएगी। एंटीबायोटिक मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की, ये भी माइक्रोब से बनाए जाते हैं। केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब से निकाले जाते हैं और दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को रिटार्ड करने में काम में आते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी जो एस्ट्रोफाइलोकोकाई बैक्टीरिया नाम के बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो हमारी फंजाई से निकाली गई थी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम की पेनिसिलिन की बेटा फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया था अर्नस्ट चीन और हर्बर्ट फ्लोरे ने और इन्हीं के महान काम की वजह से बेटा इन तीनों साइंटिस्टों को बेटा नोबेल प्राइज दिया जाता है 1945। एंटीबायोटिक्स ने रहने की हमारी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया है क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग बहुत सारी डेडली डिजीज को डेडली डिजीज को क्योर करने में काम में आते हैं, जैसे कि प्लेग, वूफिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रोसी। ये सारे डिजीज को बेटा क्योर करने में काम में आते हैं। एस्परजिलस नाइजर फंजाई, जिसको एस्परजिलस नाइजर फंजाई होता है जो कि सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर स्टाई से बेटा हम एसिटिक एसिड निकालते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम से ब्यूटारिक एसिड निकालते हैं और लैक्टोबैसिलस से हम लैक्टिक एसिड निकालते हैं। अगर कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें बेटा तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से की जाती है। लाइपेजेस जो कि डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज होता है, इसको हम लोग ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। एक्टिनेजेस और प्रोटीजेस का यूज बॉटल जूस को क्लैरिफाई करने में करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकालते हैं, इसको हम क्लॉड बस्टर के तरीके से यूज करते हैं। ये उन पेशेंट को दिया जाता है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे काम में आता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की फंजाई से निकाला जाता है। स्टैटिन की बात अगर कर ले बेटा तो ये मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के चलते काम करता है, एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बेटा बारे में जरा देख लेते हैं। तो सीवेज इज ट्रीटेड इन STP मेक इन लेस पोल्यूटिंग
ट्रीटमेंट इज डन बाई हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब नेचुरली जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। दो तरीके से दो स्टेप में हम ट्रीट करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव करते हैं जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन, यानी कि सॉइल और स्मॉल पेबल को बेटा हम सेडिमेंट होने देते हैं और फिर उसको हम रिमूव करते हैं। सारा सॉलिड जो कि नीचे सेटल डाउन हो गया उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो ऊपर रह गया और उसको हम सुपरटेंडेंट कहते हैं या इफ्लुएंट कहते हैं। इफ्लुएंट को वहां से निकाल के हम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी इफ्लुएंट जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट निकला है बेटा, इसको हम लार्ज एरिएशन टैंक में डालते हैं, जहां पे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, फिर बेटा हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डालते हैं और फिर डालते हैं एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। फ्लॉक्स क्या होता है, बहुत बार सवाल आया है, व्हाट इज फ्लॉक्स? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, इनको हम फ्लॉक्स कहते हैं। बीओडी क्या होता है? बीओडी इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। बीओडी क्या होता है बेटा? बीओडी मेजरमेंट होता है कितना वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, यानी कि किसी वाटर का बीओडी जितना ज्यादा होगा तो उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, 1 लीटर वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, ये हमारी बीओडी होती है। ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर निकालते हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। बायोगैस की अगर बात करें तो इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट गैस होती है मीथेन, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनती है, जिसको फ्यूल के तरीके से भी यूज किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किए गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। मिथानोजन, मिथानोजन किस काम में आता है? मिथानोजन आर्की बैक्टीरिया का मेंबर होता है। ये एनारोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल पे ग्रो करता है और लार्ज अमाउंट में CO2, मीथेन और हाइड्रोजन गैस को निकालता है। ये बैक्टीरिया हमारे जो रूमिनेटिंग कैटल्स होते हैं उनकी गट में भी प्रेजेंट होता है, और रूमेन में ये क्या करता है, सेलुलोज का डाइजेशन करता है। और ये बेटा न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, ये कैटल्स में बेटा न्यूट्रिशन के लिए एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। चलिए आइए बायोगैस प्लांट के बारे में जान लेते हैं। बायोगैस प्लांट को बनाने के लिए सबसे पहले 10 से 15 फीट का गड्ढा खोदा जाता है, कंक्रीट टैंक बनाया जाता है, जहां पे बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और स्लरी ऑफ डंग को फेड किया जाता है। इससे बनने वाली बायोगैस का यूज कुकिंग और लाइटिंग में किया जाता है। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू द एफर्ट ऑफ IERI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट एंड पेस्ट। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई का यूज किया जाता है एफिड्स और मॉस्किटो के लिए। लेडी बर्ड फॉर एफिड एंड ड्रैगन फ्लाई फॉर मॉस्किटो। Microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar in the bacteria Bacillus thuringiensis। ट्राइकोडर्मा के बारे में बात करें तो ट्राइकोडर्मा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तरीके से यूज होता है, प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये फ्री लिविंग फंजाई है और रूट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा कॉमन है। वकेलो वायरस वो पैथोजन होते हैं जो कि इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोडा को इफेक्ट करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट इन जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, इंसेक्टिसाइडल होते हैं। नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, इनका प्लांट पे, मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिशेस पे और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट पे कोई भी असर नहीं होता है। स्पेशली डिजायरेबल होते हैं व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, जब हम किसी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट कर रहे होते हैं। चलिए आइए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में देख लेते हैं, जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। मैनी सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर क्या है? बैक्टीरिया है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है। बायो फर्टिलाइजर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच कर देते हैं। बैक्टीरिया दैट यूज एज बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं? फ्री लिविंग की बात करें तो अजोटोबैक्टर, बिसरिंकिया और रोडोस्पाइरलम है। सिम्बियोटिक की बात करें तो फ्रैंकिया और राइजोबियम है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोराइजा एक प्रकार का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में। मैनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। फंजाई प्लांट्स को फॉस्फोरस देने का काम करता है, पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस देता है, सैलिनिटी के लिए टॉलरेंस बढ़ाता है, ड्राउट के लिए टॉलरेंस बढ़ाता है एंड ओवरऑल इंक्रीज करता है। ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में ओवरऑल इंक्रीज करता है। प्लांट प्रोवाइड टू फंजाई, प्लांट पौधे को क्या देता है? प्लांट पौधे को शेल्टर और कार्बन देता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया और बीजीए कौन से हैं? एनावीना, नॉस्टक और ऑस्लिटोरिया। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को भी मिट्टी में ऐड करते हैं और इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।